एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूँ आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। सुपेरा लक्ष्मी मार्केट से शराब दुकान हटाने चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। शराब दुकान हटाने बड़ी संख्या में लोगों ने किया हस्ताक्षर। दुर्ग जिला पुलिस की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम ने 4 थानों की संयुक्त टीम के साथ अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को किया गिरफ्तार। 10 लाख रुपए के वाहन जब्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर जिले के कलेक्टर व एसपी से की फोन पर वार्ता। बोरवेल पे गिरे 11 वर्षीय बच्चे के बारे में ली जानकारी। विस्तार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को अपने रायपुर निवास कार्यालय से जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर मालखरौदा ब्लॉक के पिहरीत गांव में बोरवेल में फंसे 11 साल के राहुल साहू को बाहर निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू कार्य की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बालक राहुल साहू के माता पिता से बात कर उन्हें राहुल की सकुशल वापसी का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा शासन प्रशासन राहुल की सकुशल वापसी के लिए लगा हुआ है। आप लोग धैर्य रखें, राहुल की सकुशल वापसी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर और एसपी को राहुल के रेस्क्यू के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास पर गृह मंत्री रामध्वज साहू और विधायक देवेंद्र यादव भी उपस्थित थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को जशपुर जिले में पत्थल गांव विधानसभा के ग्राम बटई केला पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूरी विधि विधान व मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। बटई केला में मुख्यमंत्री का खजूर के फलों की माला से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बटई केला गाँव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान 25 लाख की लागत से सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा के साथ ही अन्य विकास कार्यों की घोषणाएं की। ये जानने के लिए आपके बटई केला गांव में मैं पहुंचा। जैसे हम लोग सबके लिए अनाज, सबके पास राशन कार्ड होना चाहिए, सबको चावल मिलना चाहिए, सबको शक्कर मिलना चाहिए। जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण को सरलीकरण कर लोगों को बेहतर सुविधा देने जाने को लेकर दुर्ग नगर निगम द्वारा बैठक आहूत की गई, जिसमें शहर विधायक, महापौर, सभापति सहित निगम अधिकारी उपस्थित रहे। जाति एवं मूल निवास के प्रमाणीकरण के सरलीकरण को लेकर लोगों को बेहतर सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से शनिवार को पीडब्ल्यूडी के सभागार में दुर्ग नगर निगम द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयोग उपाध्यक्ष आरएन वर्मा, सभापति राजेश यादव, एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी, एल्डरमैन रत्ना नारायणदेव सहित निगम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सामान्य सभा संकल्प पारित करने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्तियों, परिवारों जिनके पास कट ऑफ डेट के पूर्व के निवास संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है, ऐसे लोगों की जाति प्रमाण पत्र बनाने में अभिलेख के रूप में मान्य किए जाने हेतु साक्ष्य अभिलेख के रूप में प्रमाणीकरण किया जाना है। इस संबंध में विधायक अरुण ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। उस बैठक में हमने हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिन्होंने 2019 से जातीय मूल निवास के प्रमाणीकरण के संदर्भ में जो सरलीकरण किया है वह निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। अब ये जो प्रक्रिया पहले जटिल हुआ करती थी, लोगों के बीच भटकाव की स्थिति बनी रहती थी, अब वो भटकाव की स्थिति समाप्त होगी और एक प्रक्रिया जिसमें नियम कानून बनाए गए हैं जिस सरलीकरण के, उस नियम कानून के दायरे में आकर ही सारे कार्य संपादित होंगे और ये नगर निगम से पारित होकर एमआईसी से कलेक्टर के पास जाएंगे और उसको वहाँ से प्रमाण पत्र में दिया जाएगा।
तो वो सारे नियम इसमें बनाए गए हैं, जैसे कट ऑफ डेट के पूर्व निवास का कोई उल्लेख नहीं था, वो सब ये सारे चीज़ जो आप जिस बात की जानकारी चाह रहे हैं वो सारे नियम कानून इसके तहत बनाए ताकि उसको अब कठिनाई नहीं होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सुपेला लक्ष्मी मार्केट स्थित देशी शराब दुकान को हटाने एक बार फिर से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। देशी शराब दुकान हटाने बड़ी संख्या में लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। सुपेला लक्ष्मी मार्केट स्थित देशी शराब दुकान को हटाने लंबे वक्त से लोगों द्वारा मांग की जा रही है। मुख्य मार्ग में होने की वजह से लोगों को शराब भट्टी के कारण परेशान होना पड़ता है। शराबियों द्वारा उत्पात मचाए जाने से स्थानीय रहवासियों और आवाजाही करते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से भट्टी को हटाए जाने की मांग सभी समाज सेवी संगठनों द्वारा काफ़ी वक्त से की जा रही है। अब शराब दुकान हटाने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर शराब भट्टी को हटाने अपना समर्थन दिया। समाज सेवी मदन सेन ने कहा कि यह प्रथम चरण की शुरुआत है। शराब दुकान हटते तक चरणबद्ध रूप से आंदोलन जारी रहेगा। ये सुपेला शराब भट्टी का है और सुपेला शराब भट्टी चूँकि 2019 से यहाँ के स्थानीय निवासी और व्यापारीगण इसको हटाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है। चूँकि इसी क्षेत्र में कुरुद क्षेत्र है, कुरुद रोड का जो शराब भट्टी है, छावनी का शराब भट्टी है, जिसको अन्यत्र हटा दिया गया, लेकिन वो निजी स्वार्थ के लिए हटाया गया है। स्थानीय यहाँ पे नगर सरकार है, उनकी एक व्यवस्था है, उनको हटा दिया गया, लेकिन ये श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से इस शराब भट्टी को हटाने में क्या तकलीफ है। हम लगातार जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, नगर सरकार से मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस शराब भट्टी को हटाने में क्या परेशानी है, ये समझ से परे है। अब क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल ये श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है और ये सुपेला का हृदय स्थल है, मुख्य मार्ग है, जहाँ पे लोगों का आना जाना है, व्यापारियों का आना जाना है, छात्रों का आना जाना है। इसको तत्काल हटाना चाहिए। मैं शमशेर सिद्दीकी, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी। आज जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, एक ये सराहनीय काम है। जनहित में आए दिन इस रोड पर शराब भट्टी के नाम से लोग अप्रिय घटना के शिकार हो रहे हैं और यहाँ पे आने जाने वाली महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, जिसकी शिकायत लगातार हम लोगों को मिल रही थी, जिसकी वजह से आज हम लोग जनहित में ये कदम उठाते हुए ताकि लोगों को कोई किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोगों ने एक साथ होकर ये तय किए हैं कि किसी भी तरह से शराब भट्टी को हटाने के लिए हम एक अपनी एकता के साथ पूरी ताकत के साथ इसको हटाने के लिए काम करें। बहरहाल शराब दुकान हटाने बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया है। देखना होगा आने वाले समय में इसका कितना असर पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777711 7730777722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कचरा के बेहतर निष्पादन के लिए SLRM सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसका निगम भिलाई के आयुक्त ने निरीक्षण किया। जोन 1 नेहरू नगर स्थित SLRM सेंटर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से आने वाले कचरे के पृथकीकरण की प्रक्रिया और बैलिंग मशीन की भी निगम आयुक्त ने देखा और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही SLRM सेंटर में कचरों के निष्पादन को बेहतर तरीके से करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त SLRM सेंटर में कचरों का पृथकीकरण एवं बैलिंग मशीन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एप्रॉन, दस्ताना, जूते एवं मास्क जैसे सुरक्षा संबंधी किट का उपयोग करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। रानी अवंतीबाई चौक में दुर्घटना होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से चौक में दुर्घटनाओं का अंदेशा अब भी बना हुआ है। गौरतलब है कि नगर निगम के कचरा वाहन की चपेट में आने से बीते दिनों अवंतीबाई चौक में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद चौक में यातायात की स्थिति को सुधारने पुलिस द्वारा डिवाइडर खड़ा कर मात्र खानापूर्ति की गई है। यातायात व्यवस्था अब तक चौक की चरमराई हुई है। भारी वाहन चालक दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में चौक में अव्यवस्था की स्थिति बन रही है, जो दुर्घटनाओं का कारण बन चुकी है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने पुलिस प्रशासन को यहां यातायात कर्मियों की तैनाती किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिला पुलिस की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम ने नेवई, सुपेला, वैशाली नगर व खुर्सीपार थाने की टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों शुभम नंदी, आयुष तिवारी व प्रीतम निषाद को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने चोरों के कब्जे में 10 लाख रुपए कीमत के 10 दुपहिया वाहनों को जब्त किया है, जिन्हें चोरों द्वारा बेचने के उद्देश्य से अपने घरों में छिपाकर रखा गया था। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में गत 1 जून से प्रारंभ हुआ जन समस्या निवारण शिविर का समापन 10 जून को देव बलौदा में संपन्न हुआ। इस शिविर में निगम महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर, निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर सहित जनप्रतिनिधि व निगम के अधिकारी शामिल। इस शिविर में वार्ड क्रमांक 30 उरला, वार्ड क्रमांक 31 देव बलौदा शिव मंदिर, वार्ड क्रमांक 32 देव बलौदा बस्ती, वार्ड क्रमांक 33 देव बलौदा सागर पारा, वार्ड क्रमांक 34 जी के बिन चरोदा, वार्ड क्रमांक 35 जी के बिन PP यार्ड तक के जनप्रतिनिधियों एवं वार्डवासी शामिल होकर अपनी समस्या के आवेदन दिए। वहीं महापौर ने बताया कि जन समस्या निवारण शिविर में कुल 236 आवेदन विभिन्न विभाग जैसे लोक निर्माण, जल कार्य, समाज कल्याण, सफाई, स्वास्थ्य, खाद्य, समाज कल्याण, विद्युत विभाग से प्राप्त हुए, जिनके तत्काल निराकरण के निर्देश निगम आयुक्त द्वारा जारी किए गए हैं। देखिए, विभिन्न वार्डों में पूरे 40 वार्डों के लिए 9 जगह विभिन्न वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 236 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे आवेदन जो तत्काल जिसका निराकरण होना था, कुछ लोग राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन किए थे, जिसके पास श्रम कार्ड था, जिसका 2011 का जनगणना सर्वे का सूची था, उनको तत्काल वहाँ पर BPL राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया है और उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिनके पास दस्तावेज पूर्ण नहीं थे, ऐसे अपूर्ण राशन कार्डों को समीक्षा के लिए रखा गया है ताकि उसको भौतिक सत्यापन किया जा सके। दूसरा, सबसे ज़्यादा आवेदन PWD विभाग से संबंधित आए थे। विभिन्न वार्डों में जो लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि उनके गली और उनके नालियों का भी CC रोड हो, नाली बने। निश्चित रूप से उसकी मांग जायज़ है, क्योंकि विगत समय से कार्य नहीं हुआ था, लेकिन जब काम होना शुरू हुआ है तो लोगों की अपेक्षा बढ़ी है, तो उसको प्राथमिकता के तहत उसके काम को पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जो विद्युत विभाग से भी संबंधित आवेदन आए थे, जहां पर विद्युत खंबे की मांग की गई है, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत वहां पर विद्युत खंबे दिए जाएंगे और लाइट लगाया जाएगा। कुछ आवेदन नजूल के जो जगह है उसके लिए पट्टे का आया था, चूँकि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनसे पहले 1984 के पट्टा का रिन्यूअल किए थे। सर्वे हो चुका है। सर्वे होने के पश्चात सिरसा का, गनियारी का और सोमनी का जो नजुल जगह है और जहाँ पर आबादी बसी हुई है, बसाहट है, 50 से ऊपर घर जहाँ पर निवासरत कर रहे हैं, ऐसे खसराओं को चिन्हांकित किया जा चुका है और माननीय कलेक्टर महोदय के पास उनको आबादी घोषित करने के लिए भेजा जा चुका है। बहुत जल्द उनको पट्टा भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो जलावर्धन योजना की जो पाइपलाइन गए हैं, वहाँ बसाहट पहले 2011 के अनुसार बसाहट का सर्वे हुआ था और उस आधार पर लोगों के घर कनेक्शन दिए गए थे। लेकिन आज 2021 को यदि हम जनगणना को रेशियो माने तो लगभग 1200 से ज़्यादा बसाहट और बसी हुई है। वहाँ पर कुछ जगह पर घरेलू नल कनेक्शन की समस्या है, तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। जल आवर्धन योजना के जो फेज 2 की हमको योजना में जो शामिल किया गया है, उसके तहत उन घरों में, छूटे हुए घरों में भी जल आवर्धन योजना का लाभ उनको। बहरहाल इस 10 दिवसीय शिविर में सबसे अधिक मांग एवं समस्या के आवेदन प्राप्त हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के हृदय स्थल में राष्ट्रीय मार्ग पर डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय भिलाई 3 से लगा हुआ निर्मित दुकानों का आम नीलामी निगम सभागार कक्ष में 7, 8, 9 एवं 10 जून तक की गई। निर्मित दुकानों में सभी वर्गों के लिए दुकान आरक्षित किया गया। निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि आम नीलामी के माध्यम से पालिका बाजार के कॉम्प्लेक्स में बची हुई दुकानों की नीलामी की गई। नीलामी के माध्यम से 6 दुकानों को नीलामी की। आपको मालूम है भिलाई चरोदा नगर पालिका का जो मुख्यमंत्री पालिका बाजार है उसमें शेष दुकानों की नीलामी रखी गई थी 7, 8, 9, 10 की। उसमें से 6 दुकानों की कुल बिक्री हुई है और 4 दुकानें ऐसी थी जिनकी बोली पर्याप्त आपको लग रहा था कि जो मार्केट वैल्यू या पिछले बार जो बोली लगी थी उससे कम थी, उनको निरस्त किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 दुकानों का आगे प्रक्रिया के लिए बढ़ाया गया है, तो 6 दुकानों की बिक्री हुई है समाज से। नगर निगम भिलाई आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में निगम का बुलडोजर ओम शांति चौक पहुंचा,
जहां अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में तोड़-फोड़ दस्ता एवं सहायक राजस्व अधिकारियों की टीम ने अवैध कब्जे पर कार्यवाही। शुक्रवार को 20 स्थानों से अतिक्रमण हटाए गए। वहीं बारंबार निर्देश देने के बाद भी पुनः दुकान लगाने वाले ठेले को नष्ट नाबूद कर दिया गया। ओम शांति चौक के पास सड़क पर मलबा बिखेरने वाले दुकानदार से 15,000 रुपए लिया गया। ओम शांति चौक से कालीबाड़ी की ओर सड़क बाधा कर मलबा फैलाने वाले दुकानदार से भी 5,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार से सड़क बाधा करने वालों से कुल 20,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। ओम शांति चौक के करीब कुछ लोग अवैध रूप से बांस बल्ली की सहायता से दुकान संचालित कर रहे थे तथा सड़क किनारे ही ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे थे। निगम ने कई बार इन्हें समझाइश दे रखी थी, परंतु अवैध रूप से ठेला लगाने वाले बाज नहीं आ रहे थे। उनके ठेलों को भी ध्वस्त करते हुए जब्ती की कार्रवाई की गई। इधर ओम शांति चौक से कालीबाड़ी चौक तक अवैध दुकानें तथा ठेलों को हटाने की भी कार्रवाई निगम द्वारा की गई। शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने की दिशा में भी अवैध रूप से लगाए गए दुकानों एवं ठेलों को हटाना आवश्यक हो गया था, जिसके चलते निगम प्रशासन ने अभियान के तहत ऐसे अतिक्रमण को हटाने का अभियान चला रखा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग जिले के बैनर तले मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में नन्हे रोजगार मुकम्मल कुरान व अजान कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चों को उनके हौसला अफजाई के लिए मोमेंटो प्रमाण पत्र, जानमाज एवं पेन देकर सम्मानित किया गया। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग जिले के बैनर तले दुर्ग तकियापारा के मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में नन्हे रोजगार मुकम्मल कुरान व अजान कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चों को उनके हौसला अफजाई के लिए मोमेंटो प्रमाण पत्र, जानमाज एवं पेन देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सिराज भाई एवं दुर्ग संभाग संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मोहम्मद अकरम कुरैशी, मोहसिन खान, नसीम अंसारी, शाबान खान, दुर्ग जिला अध्यक्ष इकराम कुरैशी, MIC प्रभारी अब्दुल गनी। इस अवसर पर कार्यक्रम में आए अतिथियों द्वारा बच्चों को मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके चलते बच्चों व उनके पालकों के चेहरों पर खुशी नजर आई। गौरतलब है कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए किए गए इस आयोजन में फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सिराज भाई एवं दुर्ग संभाग संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मोहम्मद अकरम कुरैशी ने अपने संबोधन में बताया कि आगामी दिनों में बच्चों के बेहतर भविष्य और दीनी जानकारी के लिए इसी तरह के बड़े स्तर पर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। फाउंडेशन के बैनर तले आज नन्हे रोजगार मुकम्मल कुरान जिसने किया है और जो रोजे रखे छोटे बच्चे 11 साल के नीचे के बच्चों का आयोजन है ये, और जिन्होंने अपना यहाँ पे खिदमत दी है रोजगार बन के और अजान दे के, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये मुस्लिम संस्कृति भवन तकियापारा में ये प्रोग्राम हुआ है और ये छोटा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आगे इससे बड़ा प्रोग्राम हम इस बैनर तले करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम 11 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको नन्हे रोज़गार कहते हैं हम लोग, और अगर उन्होंने एक रोज़ा भी रखा है अपने समाज के बच्चों को हम मोटिवेशन, उनका हौसला अफजाई करने का हम काम चालू किए हैं ताकि उनको अच्छे कामों की एक आदत पड़े। इसके अलावा हम लोगों का कंपटीशन था अजान कंपटीशन। हमने ये देखा है कि बच्चों में इतनी अजान पढ़ने की इतनी काबिलियत है और इतना अच्छे से अजान वो पढ़ सकते हैं और इतनी प्यारी अजान पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने उनको भी मोटिवेट किया है। सबसे बच्चे लोग कार्य कर रहे हैं, उनके हौसला अफजाई और उनके कार्य को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए अपन एक ऑल मुस्लिम वेलफेयर की तरफ से उनको हम आगे बढ़ाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे। ठीक, आपने परिचय बताया। मोहम्मद अकरम कुरैशी और मुस्लिम वेलफेयर पूर्व संभाग संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। जो कार्यक्रम यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में रखा गया है, बच्चों के जिन्होंने कॉम्पिटिशन हुआ था छत्तीसगढ़ लेवल पे, उस लेवल पे ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम करे जा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ लेवल में। हमारे के बच्चों ने भी इसमें भाग ली और यहाँ हमारे जो रसी साहब हैं, अर्शी है, शाहीन है,
इन लोग जो मिल करके प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम इस प्रोग्राम में इनको साथ दें और आगे बढ़ाएं और कौम के बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि दीनी प्रोग्राम में वो आगे से आगे बड़े से बड़े हिस्से लें। और ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं अपनी दुआएं भाई इनके साथ में है कि और अच्छा काम कर सकें। शुक्रिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पूरे देश में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर उपजे धार्मिक विवाद व धर्म विशेष के खिलाफ की गई एक कथित टिप्पणी के विरोध में आक्रोशित समाज द्वारा किए जा रहे विरोध व हिंसक प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जिले के समाज सेवी के.एस. चौहान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की। पेश है ग्रैंड एशियन न्यूज से हुई खास बातचीत। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहीन खान और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्म की राजनीति को लेकर। जी हाँ दर्शकों, अगर किसी देश की शांति को भंग करना है, किसी देश की शांति व्यवस्था को बर्बाद करना है या कहना है कि आपस में लड़ाकर राजनीति रोटियां सेकना है, तो धर्म के नाम पर लड़ा दो और फिर देखो कि देश में किस तरह शांति व्यवस्था भंग होती है। हम शांति व्यवस्था किस तरह रहे और धर्म उसमें किस तरह आड़े आ रहा है, इसे लेकर आज चर्चा करने जा रहे हैं के.एस. चौहान जी से। के.एस. चौहान जी भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी हैं और समाज सेवी भी हैं। इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपसे चर्चा करेंगे धर्म को लेकर जो राजनीति की जा रही है उस पर। तो सबसे पहले बताएंगे, एक मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का है, जो उस ज्ञानव्यापी मस्जिद को आप किस नजरिए से देखते हैं, संपत्तिवाद या फिर आस्था का प्रतीक? देखिए, ये विवेक का प्रतीक है। विवेक ये बोलता है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो सही है वो चीज करी जाए। आज हो सकता है कि जैसे कोई कानून हम बनाते हैं तो उसको संशोधन करने के लिए क्यों हमारे पास ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जो आज कानून बनाया है हो सकता है कि आगे चल के वो वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के आबोहवा के लिए वो मुनासिब ना हो, तो उसको बदला जा सके, उसमें संशोधन किया जा सके। वैसे ही है कि जो ज्ञानव्यापी जो मामला है, जब बाहरी आक्रांताएं आई थी तो उन्होंने बाहरी आक्रांताएं, एक क्या होता है कि उनको किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं रहता है। मैं आपको बताऊं, कोई मजहब से कुछ नहीं लेना देना रहता है, उन्हें सिर्फ राज करना है और राज करने के लिए ही वो धर्म का यूज करते हैं। धार्मिक चीजों को वो बढ़ावा देते हैं या उसे ड्रॉप करवाते हैं, या और भोले भाले लोगों का जो धर्म में आस्था रखते हैं, जिनको ये मालूम नहीं है कि एक्चुअल में धर्म क्या है, तो जो एक्चुअल में धर्म ये नहीं जानते हैं, जो जागरूक बहुत अच्छे से नहीं है, उनको बरगला सके, उनको एक चीज में बांध सके, इनको इमोशंस से खेल सके। और कभी भी हम कोई भी होता है तो हम आराध्य, हमारे जो लोग होते हैं, हमारे देवता होते हैं, आराध्य देवता होते हैं, हम किसी चीज से, किसी समाज से जुड़ना चाहते हैं, बंधे रहना चाहते हैं, तो उसके कारण हमें हमारे साथ खेला जाता है। ये विवेक का मामला है। कानून उसके हिसाब से संशोधन होते रहता है और राजनीति इसमें खेलते रहती है। राजनीतिज्ञों को जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम नहीं करते हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सर, मेरा सवाल था, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, आस्था का प्रतीक इसको मान करके मुद्दा मानेंगे या फिर संपत्ति का? ये कहीं संपत्ति का मामला हो सकता है और कहीं आस्था का मामला हो सकता है। और हमारे देश की जो गीता है, हमारे देश की जो संविधान है, संविधान के हिसाब से जो कानूनी रूप से अगर ये जहां पर प्रॉपर्टी का मामला होगा तो वहां पर वो उस नजरिए से उसका अवलोकन किया जाएगा। और जहां आस्था का मामला होगा, आस्था किसी को ठेस ना पहुंचाई जा सके, हमारी जो जनता है वो ठीक से रहे और उनकी आस्थाओं के साथ ठेस ना पहुंचाई जाए किसी की भी। हमारा संविधान क्यों बना, कैसे बना है मालूम है? कि आपकी भलाई हो, लेकिन आपकी भलाई के लिए दूसरों का अहित ना हो। अगर दूसरों का अहित नहीं होता है और आपकी भलाई हो रही है तो संविधान उसकी छूट देता है और
जज और कोर्ट जो है वो उसके हिसाब से फैसला लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला भी है और आस्था का मामला भी है और कानून के हिसाब से भी मामला है। अभी अब सुर्खियों में अगर मामला देखें तो नुपुर शर्मा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका गरमाया हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जिन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है, उनके द्वारा की गई कथित टिप्पणी के बाद पूरे देश के मुस्लिम समाज में आक्रोश तो है। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा बोलना कि पूरे देश के मुस्लिम समाज में आक्रोश है और किसी भी, मैं ये समझता नहीं पर्सनली तौर पे, क्योंकि जो नुपुर शर्मा जी का ये व्यक्तिगत ये टिप्पणी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कोई समाज की टिप्पणी नहीं हो सकती है। इसीलिए जो उनको कारण भी बताया गया है जो 6 साल के लिए उन्हें किया गया है, तो उसमें ये भी बोला गया है कि जो आपने बोला है वो पार्टी लाइन में नहीं है, पार्टी लाइन के अनुसार नहीं है। पार्टी लाइन के अनुसार तो न्याय के हिसाब से बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने हिसाब से नहीं, अपन संगठनात्मक हिसाब से चलते हैं। तो नुपुर शर्मा जी का जो बयान है वो हो सकता है व्यक्तिगत हो उनका, तो लेकिन ये पार्टी का नहीं हो सकता, एक देश का नहीं हो सकता। देश हमारा, देश का संविधान जो बोलता है वो देश के संविधान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलती है। जैसे हम बात फिर इसी मैटर की और इसी मामले की करेंगे। इस मामले को लेकर, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश भर के दिगर राज्यों में असामाजिक तत्व सक्रिय हैं और आम घटनाएं आम हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरह की घटना भी देखी नहीं जा रही है। आप देखे होंगे, आपने मीडिया पे भी देखा होगा और ज्यादातर सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि इस तरह की जो घटनाएं हिंसक हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही। क्या इसे राज्य सरकार की यानी वो करेंगे उसका अच्छा प्रयास, उसका एक तरह से कामयाबी, या फिर यहाँ के हिंदू मुस्लिम में भाईचारा? नहीं, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वो अपना शांति का टापू कहा जाता है पहले से। यहाँ के लोग बहुत सीधे सरल हैं और भाईचारे में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम देखते हैं कि गुरुद्वारों में भी अपना इफ्तार की पार्टी की जा रही है और दूसरी जगह भी मतलब कहीं मुस्लिम समाज शरबत पिलाते हुए दिखता है, कहीं मुस्लिम समाज कुछ वितरण करते हुए दिखता है। दिगर जो मुस्लिम या हिंदुओं के जो त्यौहार आते हैं या सिखों के आते हैं या किसी और समुदाय के जो त्यौहार आते हैं, वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को मतलब प्रमोट करते हुए दिखते हैं। ये आपसी भाईचारा है, ये आज से नहीं, ये कोई भी सरकार पहले पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके पहले फिर वो एमपी था तो फिर अपना कांग्रेस की पार्टी की भी सरकार थी और फिर भारतीय जनता पार्टी, कोई भी सरकार है। हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो आबो हवा है बहुत शांत है और यहाँ पर लोग भाईचारा में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यहाँ पर दूसरी निगाहों से बहुत ज्यादा देखा भी नहीं जाता है कि आप अमुक समुदाय के हैं या अमुक समुदाय के हैं। फिर मुद्दे पे हम आते हैं तो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के यहाँ पर जो प्रकरण है, सबसे चर्चित मुद्दा ये है पूजा स्थल कानून का। इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि कोई निश्चित तय ही नहीं कर पा रहा है, ये निर्णय, ये निष्कर्ष ये है, आपने देखा? नहीं, कोर्ट अपनी कार्रवाई पूरी कर रहा है। कोर्ट जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है। और संविधान क्या है? संविधान का एक एक शब्द क्या होता है? धार्मिक है। धर्म क्या है? पहले हम ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि धर्म क्या है। धर्म ये है जिसको हम सोचते हैं कि ये अमुक कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, वो हमारा धर्म है, या दूसरा मुस्लिम धर्म है या सिख धर्म है या हिंदू धर्म है, तो वो धर्म नहीं होता है। धर्म क्या होता है? धर्म होता है कि जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो उस समय करना सही है वो धर्म होता है। जैसे आज आपको अगर मान लीजिए किसी को पानी पिलाना जरूरी है और आप अगर नहीं पिला रहे तो आप अधार्मिक हैं, आप नास्तिक हैं।
आप आस्था नहीं रखती। आस्था उसी को, नास्तिक उसी को बोला जाता है जो आस्था नहीं रखता। आस्था आपकी क्यों नहीं है? आपको पानी पिलाना चाहिए था, तभी आप आस्तिक हैं, तभी आप धार्मिक हैं। धार्मिक वही होता है जो उस समय जो सही है वो करे। अगर मान लीजिए कि, और यही सब चीजें हमारे जो संविधान में लिखी गई है, और संविधान में एक चीज ये भी लिखी गई है कि अगर चाहें तो उसको संशोधन किया जा सके, क्योंकि ये भी जरूरी है कि आज जो सही नहीं है वो हो सकता है कि सही कल हो, तो उसको संशोधित करके उस समय धार्मिक किया जा सकता है। इसीलिए हमारा संविधान जो है वो एक धार्मिक किताब है। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो भी दंगे होते हैं, जो ऊपरी तौर पे हमें दिखते हैं, लेकिन वो ऐसा कारण नहीं होता है। कुछ और दूसरी शक्तियां भी लगी रहती हैं जो दंगा भड़काने में, दंगा करवाने में उनका सपोर्ट करती हैं। आज मैं ये कानपुर के जो एक हाशमी जिनका नाम आ रहा है कि दंगों के पीछे, उनका अकाउंट खंगाला गया। तो पिछले 2 साल में 48 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आए हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से। ये विश्वव्यापी मतलब ताकतें हैं जो यहाँ पर दंगा करवाना चाहती हैं, और उनका मकसद अलग है। उनका मकसद उनको कोई लेना देना नहीं, किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपना मकसद साधना है। जैसे अमेरिका का जो धंधा है वो है हथियार सप्लाई करने का। अब हथियार सप्लाई कब होंगे? शांति का वातावरण रहेगा तो हथियार सप्लाई तो नहीं होंगे। आप मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। आप मार्केटिंग बहुत दूसरी तरीके से करते हैं, आप लड़ाई कर पाते हैं। आप आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका और अपना रशिया, ये दोनों के कारण ही पूरे वर्ल्ड में लड़ाई हुई, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही हथियार के सप्लायर हैं सबसे बड़े। तो बाहर की शक्तियां जो हैं वो यहाँ पर लड़वाती हैं। नुपुर शर्मा जी का और ज्ञानवापी का तो अभी कुछ महीनों में ये मामला है, ठीक है, लेकिन पहले से ये तैयारी क्योंकि कानपुर का जो रिपोर्ट आई है अभी, तो कानपुर में ऐसा लग रहा था कि प्रायोजित दंगे, पहले से सोच के रखा हुआ है कि दंगे करवाने हैं। ये मामला आ गया सामने तो इस मामले में दंगे करवा दिए। बाकी आपको हम एक जो जागरूक भारतीय हैं, हम जो एक जागरूक इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, वो कभी भी कोई भी हम मजहब में हैं, हम कभी नहीं चाहते हैं कि मजहबी दंगे हमारे साथ हों या हमारे शहर में हो, मोहल्ले में हो, कभी नहीं चाहते हम। क्योंकि हम अपने पड़ोसी को क्या बोलेंगे कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, भाई है, हम उससे लड़ने लग जाएंगे। हम चाहते हैं? हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग यूज करते हैं, ऐसी आबो हवा बनाते हैं जिससे हमें बचना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि इस टाइप के काम ना। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली अमेरिका को लेकर के कि उसका काम हथियार सप्लाई करना है, और एक तरह से वो दंगे फैलाकर उसकी उपयोगिता बताता है कि अब इस्तेमाल करने का समय आ गया। उनका कोई धर्म नहीं है, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। अभी मैं बता दूं आपको कि अमेरिका बहुत ज्यादा फंडिंग करता है यहाँ पर धर्म को धर्मांतरण के लिए। बहुत सारे लोगों की वो दुनिया संभाल रहा है, लेकिन यहाँ से ज्यादा परसेंटेज में भिखारी अमेरिका में है। पहले उनको क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका? यहाँ पर फंडिंग क्यों दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति। इससे उनको अपनी दुकान चलानी है, उनको अपना पैसा कमाना है, उनको शक्तिशाली बनना है। शक्तिशाली बनने के लिए ही पूरी चीजें की जाती हैं, और हम इसे कभी नुपुर के साथ जोड़ देते हैं, कभी हम इसे ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ जोड़ देते हैं, कभी कुछ किसी के साथ जोड़ देते हैं। ये कोई मामले नहीं है। सामने जो देखे जा रहे हैं
जो हिंसा भड़काने के मामले और सोशल मीडिया, आधी से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोजेक्टेड, या बोला जाए 75%। हाँ, सोशल मीडिया की हम बात करें तो लोकल अपने भारतीय जो हैं आपस में ही अलग अलग बयान, टिप्पणियां, अगर अभी हाल ही में एक पैगंबर को लेकर जो टिप्पणी की गई, भिलाई में भी एक मुद्दा गरमाया हुआ है ख्वाजा साहब को लेकर के, ये इस तरह की टिप्पणियों पर किस तरह विराम लगाना चाहिए? क्या धर्म के नाम पर दंगा फैलाकर क्या राजनीति रोटियां सेकने के लिए लोगों की मंशा रही? देखिए, कुछ जो टिप्पणियां रहती हैं वो प्रायोजिक रहती है, प्रायोजन किया जाता है उनको टिप्पणियों बनाने में। कई लोग, कई हजारों लाखों लोगों की जीविका चलती है जो खुद मान लीजिए कि कोई विशेष समुदाय के हैं, मान लीजिए कि कोई खुद मुस्लिम है मान लीजिए, और मुस्लिम के खिलाफ वो सोशल मीडिया में टाइप कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, उसको बेचारे को अपना घर चलाना है जाके, राइट? उसको अपने को अपना घर चलाना है और ऐसे वो उसको ये काम मिला हुआ है, क्या करेगा? मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी समाज की बात कर सकता हूं, मैं हिंदू के बारे में बोल सकता हूं, सिख के बारे में। मैं एक बात बता रहा हूं, एक आम जनता की परेशानी जो है वो सबसे पहले रोटी खाना है, अपने परिवार को संभालना है, उसके कारण उसको जो काम मिल रहा है वो कर रहा है। इसका असर वो क्या आ रहा है वो इतना सोचने में उसको उसकी इतनी मंशा नहीं है कि मेरे पोस्ट के कारण इतने लोगों का खून बह जाए। और ये भी मैं बता दूं कि पहले पोस्ट डलवाई जाती है, उसके बाद वो भड़काई जाती है, दंगे करवाए जाते हैं, अधिकतर ऐसे ही होता है। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसका जो सही में आती है सामने, और जैसे कि आपने अभी भिलाई का मामला बोला, तो ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है और मैं दरखास्त करूंगा कि ऐसे मतलब हमें इस टाइप की टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि जो संविधान के हिसाब से हो, संविधान हमारा यही बोलता है कि हमारे सुख के कारण कोई दूसरा दुखी ना, हमारी खुद की खुशी के कारण कोई दूसरा नाराज ना हो। संविधान सबसे पहले यही बोलता है, और यही संविधान हमारे को बोलता है कि हजारों बेगुनाह, हजारों गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा कानून भी बना हुआ है, संविधान के हिसाब से जो सही है, उचित है, वो करना चाहिए। और भी क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम कट्टरता में आती है। हम किसी भी चीज में अगर कट्टर हो जाते हैं, कट्टरता बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, वो आपको बैलेंस नहीं रखती है, वो आपकी लाइफ के लिए भी खतरनाक है। कट्टरता मतलब सिर्फ आप उसके साथ जोड़ के मत देखिए, अपने आराध्य के साथ जोड़ के मत देखिए, अपने मजहब के साथ जोड़ के मत देखिए। कट्टरता ये भी होती है कि मान लीजिए कि मेरे को सिर्फ चावल ही खाना, अब आपको डॉक्टर बोल रहा है कि भैया आपको ग्रीन पत्ते की सब्जी भी खाना जरूरी है, आपको रोटी खाना भी जरूरी है, आपको दूसरी चीजें भी खाना जरूरी है, लेकिन आप क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं तो कट्टर हूं, मैं तो चावल का समर्थक हूं। तो जो कट्टरता होती है, कट्टरता हम जब पढ़ लिख जाते हैं तो हम बैलेंस्ड करके सोचना चालू कर देते हैं कि नहीं, हमारे लिए सब्जी भी जरूरी है, हमारे लिए रोटी भी जरूरी है, हमारे को सिर्फ चावल ही नहीं खाना है। हाँ ठीक है, हमारे को पसंद है चावल, हम खाएंगे, लेकिन हमें दूसरी चीजें भी खानी है। तो कट्टरता जो है वो हमें छोड़नी चाहिए, और जितना आदमी कट्टर रहेगा उतना ही लोग उसका यूज करते हैं। इस वजह से हमें कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। और कट्टरता क्या बोलती है? कट्टरता बोलती है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही इसको ये करूंगा, अपना सजा दूंगा इस चीज में। ऐसा थोड़ी ना होता है। आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आज प्रॉब्लम ये है कि आपने गलत किया, मान लीजिए कि उन्होंने गलत किया, कोई किसी ने भी अपने आराध्य देव का अपमान किया, तो कट्टरता क्या बोलती है कि उन्होंने गलत किया है तो संविधान के हिसाब से गलत है, इसलिए उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं इसलिए सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए। जो आपका संविधान बोलता है, जो आप में सही है, उसी के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ही चलना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है और उसी के हिसाब से चलना चाहिए और हमारे कारण किसी दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, यही हमारा संविधान बोलता है। वर्तमान में भी धर्म को लेकर जो माहौल देखा जा रहा है, उस पर अपनी एक राय और एक अपील दर्शकों से क्या करना चाहेंगे कि आपसी सामंजस्य बना रहे और लोगों में कट्टरता की एक बात आपने कही, कट्टरता छोड़ के संविधान को फॉलो करते हुए आपसी सामंजस्य कैसे रहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम किससे लड़ रहे हैं? हम पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई से लड़ते हैं, फिर हम शिया सुन्नी हो जाते हैं, फिर हम वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र से आपस में होते हैं और उसके बाद फिर शूद्रों में भी कैटेगरियां निकल जाती हैं, ब्राह्मणों में भी कैटेगरियां निकल जाती हैं, क्षत्रियों में भी कैटेगरी निकल जाती है। उस कैटेगरी में भी फिर अपने पराये आ जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं, क्या ये चीजें सही हैं, और सही के हिसाब से ही करना, हमें अपना काम करना चाहिए और हर कौम को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, इस काबिल बनाना चाहिए कि सही और गलत का वो निर्णय ले सके और उसके बाद स्टेप उठाए। जब तक हम सही और गलत का निर्णय नहीं लेते हैं तब तक हम गुलाम होते हैं। हम तथाकथित गुलाम अभी दूसरों के हैं, भले मतलब हम अंग्रेजों के नहीं। हम उसके पहले जो विदेशी आक्रांताएं आई थी वो उन्होंने हमारे को गुलाम बनाया, हम उनके नहीं है। हम उनके गुलाम कब बने? जब हम शिक्षित नहीं थे, हम जागरूक नहीं थे, जागरूक बनिए और इस गुलामी से निजात पाइए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की राजनीति और देश के भी वर्तमान माहौल को लेकर आपने बहुत सी चर्चा की और बताया कि किस तरह आपसी भाईचारे के साथ रहा जा सकता है। आपसे ला मैं तेरा प्रसाद खा लूं और तू खा ले मेरी शिरनी। जी हाँ, अभी भाजपा के मीडिया प्रभारी केश चौहान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने आपसी भाईचारे की बहुत अच्छी बातें बताई और धर्म के नाम पर ना हमें लड़ना चाहिए बल्कि जो संविधान है उसको फॉलो करते हुए कट्टरता को छोड़ करके आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और दूसरा ये, सोशल मीडिया में इस तरह जो एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए अनर्गल टिप्पणियां की जा रही है उस पर विराम लगना चाहिए, तभी किसी हद तक के ये धर्म के नाम पर राजनीति करना भी लोग छोड़ेंगे और आपस में भाईचारा भी रहेगा। नमस्कार। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ग्रैंड ईस्टर्न न्यूज के साथ। नमस्कार।